दोस्तों, मेरा नाम है विज्ञान कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। जी हाँ, आपके एचआरए पे आप कुछ पोर्शन आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो इनकम टैक्स में। उसके प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा वो बात कर उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आपको सबमिट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को वो जानेंगे, और काफी सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। एक होता है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉयर हर महीने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। अपने जॉब के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उस हिसाब से सैलरी डिटरमिन। सैलरी का एक कंपोनेंट होता है, क्या होता है, एचआरए। ये एचआरए जो डिसाइड होता है एम्प्लॉयर करता है, और एम्प्लॉय के सिटी ऑफ रेसिडेंस, जिस सिटी में वो रह रहा है, जिस सिटी में वो एम्प्लॉयड है, वो सिटी ऑफ रेसिडेंस जहां पर रह रहा है उसको देख के, और वो जो सैलरी लेता है उसको देख के उसका एचआरए जो होता है वो कैलकुलेट होता है कितना अमाउंट एचआरए जो है एम्प्लॉय को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, ये तो हो गया आपके एम्प्लॉयर आपके बीच। अभी इनकम टैक्स में किस तरीके से आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अभी कौन कौन एचआरए क्लेम कर सकता है उसके बारे में जानेंगे। आपको एचआरए क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है अब देखिए। आपको पहले क्या है, यू मस्ट बी लिविंग इन ए रेंटेड अकोमोडेशन। आप एक रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो, उसके लिए आप रेंट पे करते हो, और आपके एम्प्लॉयर से आप एचआरए रिसीव करते हो। ठीक है, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस आप अगर फुलफिल कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर एचआरए एग्जेम्पशन। ठीक है, आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, मान लो आप एक साल में 5 महीना कहीं पे रेंट में हो, बाकी का 7 महीना आप रेंट पे नहीं हो, तो क्या आप 12 महीने के लिए एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपको 12 महीने का एचआरए मिला होगा। ठीक है, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में जो होता है आप 5 महीने अगर रेंटेड अकोमोडेशन में हो तो आपको 5 महीना ही मिलेगा, आपको पूरे साल का एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बाकी जो 7 महीने में आप जितने भी एचआरए क्लेम एचआरए जो मिला है आपको वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ये देखिए, इसमें क्या एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू द पर्सन ओनली फॉर द पीरियड इन विच रेंटेड हाउस इज ऑक्यूपाइड। आप अगर 5 महीने के लिए रेंट पे लिए हो तो 5 महीने का एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करोगे, साल भर का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे कैलकुलेशन करना है एचआरए एग्जेम्पशन बाद में हम बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी एचआरए एग्जेम्पशन किसको अलाउड नहीं है, उसको एचआरए मिलता होगा एम्प्लॉयर से, लेकिन उसको एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो एचआरए मिलता है एम्प्लॉयर से पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से केसेस में, पहला केसेस क्या है, काफी सिंपल सा केस, अगर आप आपके घर में रह रहे हो, ठीक है, आप खुद के घर में रह रहे हो तो आप रेंट किसे देते हो, किसी को भी नहीं, तो आपका जो पूरा एचआरए जो आप मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जैसे हमने बताया आपको कि आप मान लो 5 महीने कहीं पे आप रेंट में हो। ठीक है, आप 5 महीने रेंट पे हो, बाकी का जो 7 महीना है आपने क्या किया, आपके खुद के घर को शिफ्ट हो गए। तो इस केसेस में क्या, आप 5 महीने रेंट पे दिए हो तो आपको एचआरए तो मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, 5 महीने के लिए ही आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप साल भर में किसी भी दिन किसी भी डे में आप घर में शिफ्ट हो गए अपने घर में, तो बाकी का सारा का जो एचआरए आपने रेंट पे किया उसके लिए आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। आराम से क्लेम कर सकते हो, जितने आप रेंट अगर 5 महीने के लिए दिए हो आप कर सकते हो, रेंट अगर 10 महीने के लिए दिए हो 10 महीने के आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करो, और बाकी का 2 महीना, जैसे 2 महीना आप मूव कर लिया अपने घर में तो बाकी का 2 महीना आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम मत करो, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इस केसेस में क्या है, अगर आपने इनकर ही नहीं किया, अगर आपने रेंट के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया तो आपको एचआरए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है उसने जो आपको जितना एचआरए दिया है साल वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए केसेस में क्या होता है,
जनरली क्या होता है, आप अगर खुद उस घर में रह रहे हो, इफ इट इज ऑक्युपाइड बाय यू, आप अगर उस रेंटेड हाउस में हो, रह रहे हो, तो ही जाके आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर आप कोई घर में आपके पेरेंट्स रह रहे हैं, उसमें आप नहीं रह रहे हो और पेरेंट्स इस घर में रहे, उस घर के लिए आप रेंट दे रहे हो, तो आपको एचआरए एग्जेम्पशन उस पर्टिकुलर घर के जो रेंट दे रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर घर में खुद रह रहे हो और उसके लिए रेंट दे रहे हो तो उसी पे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। हाँ, अगर पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं और उसी के लिए आप रेंट देते हो तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हो, पेरेंट्स रह रहे हैं और पेरेंट्स के लिए आप रेंट दे रहे हो, तो आप वो पर्टिकुलर रेंट पे आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। सेम चीज एप्लीकेबल होता है अगर कोई आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए दे रहे हो, तो आप वो रेंट पे करते हो तो भी आप एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकते। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो ही जाके आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अभी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर कहीं पे एक घर ओन कर रहे हो, एक घर ओन कर रहे हो तो आप एचआर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। ठीक है, जनरली लोगों को ये समझ में आता है कि मान लो मैं घर कहीं पे ओन कर रहा हूं तो मैं एचआर एग्जेम्पशन जो है क्लेम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एचआर एग्जेम्पशन पाने के लिए, एचआर एग्जेम्पशन जो है आपको पाने के लिए उसमें कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आप घर ओन कर रहे हो नहीं ओन कर रहे हो। आप अगर घर ओन कर रहे हो और आप उस घर में रह नहीं रहे हो और किसी घर में रह रहे हो जो कि आप खुद ओन नहीं करे और कोई ओन करे, उसके लिए आप रेंट देते हो, तो और आपको एचआरए मिलता है तो आप एचआर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप अगर उस सिटी में घर ओन करते हो या और कोई सिटी में घर ओन करते हो तो आप एचआर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप वो सेम चीजें, अगर वो सेम सिटी हो या डिफरेंट सिटी हो मैटर नहीं करता। आप अगर एचआरए, आप अगर रेंट पे कर रहे हो तो मैटर नहीं करता, आप आराम से एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, अब अभी मूव करते हैं नेक्स्ट डे में। एग्जेम्पशन कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जेम्पशन जो है इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। अभी देखिए, आप पहले जो देखिए इसमें 3 है, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड। इस तीनों में से जो लोअर होगा, जो छोटा अमाउंट मिलेगा इस तीनों में से कैलकुलेशन करने के बाद, वही आपका एग्जेम्पशन होगा। मान लो 100 रुपीज आपको एचआरए मिला है और इसमें से कैलकुलेट करके 30 रुपीज जो है वो लोअर हुआ। ठीक है, 30 रुपीज में 70 रुपीज आपका टैक्सेबल होगा, 30 रुपीज जो है आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 30 रुपीज आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, 70 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो कंडीशन, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, आपके एम्प्लॉयर ने जितना आपको थ्रू आउट द ईयर जितना अमाउंट आपको हाउस रेंट अलाउंस पे किया है, आपको यहीं पे लेना है, फर्स्ट केस में लेना है। आपने आपके एम्प्लॉयर से कितना हाउस रेंट अलाउंस रिसीव किया है, बस इसी में ले लो आप। मान लो आप साल भर में 20,000, साल भर में 1,20,000 हाउस रेंट अलाउंस आपने रिसीव किया है पूरे 12 महीने के लिए, तो आप इसमें 1,20,000 आएगा। एक एग्जाम्पल है, कल वो देख लेंगे हम उसमें किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट में क्या लेना है आपको, 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, 50% ऑफ सैलरी कब लेना है आपको, जब आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो। मेट्रो सिटीज कौन सा है, मेट्रो सिटीज है आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि
बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और काफी बड़े बड़े सिटी है जो कि मेट्रो सिटीज में नहीं आते हैं, ठीक है। हालांकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पर भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो मेट्रो सिटीज में नहीं आते हैं। तो आपको जो है 50% सैलरी ना लेके आपको उन केसेस में नॉन मेट्रो सिटीज जो है, नॉन मेट्रो सिटीज को ने चारों सिटी को छोड़ के उस केसेस में 40% सैलरी लेना है, ठीक है। 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। उसके बाद क्या एक्चुअल रेट आप जो पे कर रहे हो, ठीक है, आप जो एक्चुअल रेट पे किए हो माइनस 10% ऑफ सैलरी, यहां पे भी सेम है, एक्चुअल है माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, ठीक है। बस आपका जो सेकेंड पॉइंट है, इस सेकेंड पॉइंट में आपका डिफरेंस आएगा मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी में आएगा डिफरेंस। नॉन मेट्रो सिटी में 50%, नॉन मेट्रो सिटी में 40%, मेट्रो सिटीज में 50%, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, अभी देखते हैं ये बोल रहा है 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी मतलब क्या होता है, सैलरी मतलब क्या होता है कि आपने पूरे महीने का जो पे स्लिप है उसमें मान लो 50,000 का आपका महीने का सैलरी है, तो 50,000 इंटू 12 हो गया सैलरी। नहीं, सैलरी का एक डिफरेंट कैलकुलेशन है एचआर एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के, ठीक है। वो क्या है, सैलरी क्या बोलते हैं कि आपका जो बेसिक है वो प्लस डियरनेस अलाउंस इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, आपके पेंशन, आपके ग्रेचुइटी कैलकुलेट करने के लिए जो डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है, अगर वो इंक्लूड हो रहा है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन करने के लिए, तो फिर आप डियरनेस अलाउंस को कंसीडर करोगे। जनरली प्राइवेट के केसेस में नहीं होता है, गवर्नमेंट के केसेस में होता है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो आपको लेना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको कमीशन, ठीक है। कमीशन आप अगर सेल्स पे कमीशन मिलता है आपको तो वो भी आपको ऐड करना है। इस जो फिगर आपका आएगा वो सैलरी होगा। जनरली क्या होता है, काफी सारे केसेस में बेसिक सैलरी को ही लिया जाता है, ठीक है। अगर आपका ये कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, दोनों कंडीशन, कमीशन आपको मिलता है सेल्स टर्नओवर पे या फिर डियरनेस अलाउंस अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड हो रहा है तो आप ले लो, नहीं तो बेसिक सैलरी का क्या है, देखिए यहाँ पे जहां पे सैलरी लिखा है 50% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, तो ये जो सैलरी है जो 50% लेना है वो इस अमाउंट पे ही लेना है, जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आ रहा है आपका उसी पे ही लेना है, ठीक है। मान लो आपका बेसिक सैलरी है 10,000, ठीक है, 10,000 इंटू 12, ठीक है, इसका आपने 50% ले लिया, और आप अगर नॉन मेट्रो सिटीज में हो तो 40% ले लिया। अगर आप रेंट पे कर रहे हो, मान लो 80,000 रुपीज आप रेंट पे किए हो, माइनस 10% ऑफ सैलरी 12,000, ठीक है, 12,000 माइनस करके जो अमाउंट था वो आप यहाँ पे ले लिए। एक एग्जाम्पल देख लेंगे, उसी में सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में है, अगर आपका डीए और कमीशन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली जिस तरीके से हमने बात किया 50% और 40% बेसिक सैलरी ले लेना, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, मिस्टर ए एम्प्लॉय ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट, ये नाम ऐसा कोई कंपनी नहीं है, बस मतलब एग्जाम्पल के लिए हमें लिया है, ठीक है, ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। मिस्टर ए एम्प्लॉय ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड रिसाइड इन कोलकाता, ठीक है, ही गेट्स 8,000 पर मंथ आज एचआरए। अगर उसको 8,000 का एचआरए मिलता है और रेंट पे करता है 9,000 का, उसका बेसिक सैलरी है 15,000 का, उसका एचआरए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या बोला था, यहाँ पे क्या बोले हमने कि 3 कंडीशन जो होता है आपको फुलफिल, 3 कंडीशन आपको 3 चीजें आपको देखना होता है, उसमें से जो लोअर फिगर है उसी को आपको एग्जेम्पशन के हिसाब से लेना है, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से हुआ। देखिए पहले कंडीशन में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहले पॉइंट में हमने क्या लिया, कितना एक्चुअल एचआरए जो है मिस्टर ए ने रिसीव किया है। मिस्टर ए ने पर मंथ 8,000 रुपया रिसीव किया, सो 8,000 इंटू 12 अज्यूम कर रहे हैं कि 12 महीने का जो रेंट में है, 12 महीने जॉब में है, ठीक है, तो 96,000। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा निकल गया कितना एचआरए वो रिसीव कर रहे हैं, 96,000, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, फिर वो कहां पे रह रहा है, देखिए कोलकाता में रह रहा है, कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी, ठीक है, तो क्या होगा 50% ऑफ सैलरी,
ठीक है। यहाँ पे 50% क्या है, 50% ऑफ 15,000 इंटू 12 साल भर का सैलरी हम ले रहे हैं, तो आ गया आपका 90,000। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है। रेंट पे कितना किया है वो 9,000 पर मंथ, यहाँ पे देखो 9,000 पर मंथ, सो 9,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 1,80,000। यहाँ पे जो देखो 1,80,000, क्योंकि 15,000 उसका सैलरी है, तो 15,000 इंटू 12 1,80,000, 10% ऑफ 1,80,000 आ गया, तो 9,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 1,80,000 इज इक्वल टू 90,000। इसमें से लोअर अमाउंट कौन सा है, वही एग्जेम्पशन कौन सा है, 90,000। ये होगा आपका HRA एग्जेम्पशन। ठीक है। अभी उसको मिल रहा है कितना, देखिए इसको 96,000 मिल रहा है, तो कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, 90,000। बाकी का जो 6,000 बच गया वो क्या, 6,000 जो उसको मिला है क्या, वो पूरा का पूरा 6,000 जो है टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। 90,000 96,000 माइनस 90,000 6,000 विल बी टैक्स। ठीक है। अभी देखिए क्या है, कई केसेस में क्या होता है कि मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। ठीक है। पेरेंट के साथ जब रह रहे हो तो आप क्या करते हो, आपके पेरेंट्स को रेंट देना चाहते हो। ठीक है। किसी भी कारण की वजह से अगर आप रेंट देते हो उस घर में रहने के लिए जो आपके पेरेंट ओन कर रहे हैं, फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई क्लोज रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव जिसके घर में आप रह रहे हो, वो घर में रहने के लिए आप रेंट दे रहे हो और आपको HRA मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, तो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। ठीक है। अगर आप रेंट देते हो तो जाके। ठीक है। लेकिन इसमें आपको देखना क्या पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, आप आपके एम्प्लॉयर को रेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट सबमिट कर दिया, तो आपके एम्प्लॉयर ने दे दिया आपको HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेट करके, TDS जो टैक्स होता है वो हर महीने काम वो कर लिया, उसका काम कर लिया उसने। लेकिन अगर आपको IT डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि आपके एम्प्लॉयर को भी आपको देना पड़ेगा रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीप्ट, फिर भी उसके बाद अगर IT डिपार्टमेंट कुछ क्वेश्चन करता है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वो रेंट अपने पेरेंट्स को दे रहे हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या कुछ चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते, कहीं पे नहीं लिखा है, आप अपने पेरेंट को, एक क्लोज रिलेटिव को अगर रेंट देते हो तो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको एक रेंट एग्रीमेंट जो है बनाना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट, जेन्युइन रेंट एग्रीमेंट बना लेना, जो भी है आपके पेरेंट्स के साथ बना लेना। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप बैंक ट्रांसफर कर लो, रेगुलरली बैंक ट्रांसफर करो अपने पेरेंट्स को, जो रेंट है वो आप रेगुलरली पे करो बैंक ट्रांसफर, ताकि आपको आसानी होगा प्रूव करने में कि आप जो है रेंट दे रहे हो आपके पेरेंट्स को। और उसके साथ में क्या करना है, उसके साथ में जो आपके पेरेंट्स है या क्लोज रिलेटिव्स है, वो उनको बोलिए क्या कि जो इनकम है, जो रेंट रिसीव कर रहे हैं आपसे, तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शायद इसमें नहीं लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शो करे ITR में। उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो उस इनकम टैक्स रिटर्न में वो उसको वो पर्टिकुलर रेंट जो आपसे रिसीव कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखा के जैसे कैलकुलेट करना है कर ले। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आप रेंट दे रहे हो आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर लो आप। ठीक है। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद वो मिस कर ले वो। ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप उनसे बोलिए या फिर ये मेक श्योर करिए कि वो अपना जो रेंट आप दे रहे हैं उसको उनके ITR में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपका साल भर का जो हाउस रेंट आप दे रहे हो तो वो अगर 1 लाख रुपया क्रॉस करता है पूरे साल भर का, महीने का नहीं पूरे साल भर का, अगर 1 लाख रुपए हाउस रेंट क्रॉस करता है तो आपको क्या करना है, आपको आपके लैंडलॉर्ड या जिस घर में रह रहे ओनर उसी से आपको उसका पैन नंबर लेना है। ठीक है। पैन नंबर जो लेना है, पैन नंबर लेके आपके एम्प्लॉयर को दे देना है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो क्या करेगा, उस पैन नंबर को उसका एक फॉर्म होता है उसको वो फाइल करेगा वो। ठीक है। तो अगर उसका पैन नंबर नहीं है तो क्या है, तो वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन उसी से ले लो, जो जिसमें कि वो देगा कि उसका पैन नंबर नहीं है, उसमें कंडीशनल क्यों नहीं है, उसको बोलना भी पड़ेगा वो टैक्सेबल नहीं है इसीलिए वो पैन नहीं लिया, जो भी है एक सेल्फ डिक्लेरेशन है उससे ले लो, लेके आपके एम्प्लॉयर को दे दो कि भाई जो लैंडलॉर्ड है मैं उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा रेंट दे रहा हूँ लेकिन उसका पैन नंबर नहीं है। ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा, आपका HRA एग्जेम्पशन मिल जाएगा।
आपको क्या क्या अभी क्या है, आप मान लो एचआर एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल है, सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम्शन मिल जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। आपके एम्प्लॉयर को जो डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रोड्यूस किए तो ही जाके आपको एग्जाम्शन हो देगा। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करना है? एक तो रेंट रिसिप्ट। रेंट रिसिप्ट पे केसेस में क्या होता है, वो साल भर का रेंट, 12 रेंट रिसिप्ट आपको मांग सकता है, उस पर डिपेंड करता है, वो सेटिस्फाई को करना है कि भाई ये दे रहा है। ठीक है, तो रेंट रिसिप्ट के केसेस में क्या होता है, जनरली वो 2 महीने का ही रेंट रिसिप्ट मांगते हैं। ठीक है, तो 2 महीने का मान लो ईयर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कोई एक रेंट रिसिप्ट ले लिया और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कुछ एक रेंट रिसिप्ट ले लिया, तो 2 रेंट रिसिप्ट के साथ वो रेंट एग्रीमेंट जो है वो आपको मांग सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है आपको देना है आपके एम्प्लॉयर को। आपके एम्प्लॉयर को अगर आप देते हो तो जाके वो एग्जेम्पशन कर। उसके साथ में आपको क्या करना है, जब आप कंपनी एक ज्वाइन कर रहे हो, कोई नया कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, जनरली क्या होता है, जो आप चाहे जो डिक्लेरेशन होता है जो एम्प्लॉयर लेता है, जो डिक्लेरेशन, वो जनरली क्या होता है ईयर का बिगिनिंग में लिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये लिया जाता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे डिक्लेरेशन लेता है ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे आपको डिक्लेयर करना है कि आप कितने अमाउंट का रेंट जो है वो पे करने जा रहे हो। मान लो आप 10,000 रुपया पर मंथ के रेंट पे करने जा रहे हो, तो आप उसमें डिक्लेरेशन में दे दो कि 10,000 पर मंथ आई एम गोइंग टू पे। तो वो 10,000 आप डिक्लेरेशन जब दे दोगे तो आपका एम्प्लॉयर जो है उस हिसाब से आपका एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर लेगा। बाद में जब साल खत्म होने को आएगा तो आपको रेंट रिसिप्ट प्रोड्यूस करना है, रेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना है, वो जो डिक्लेरेशन को मैच करने के लिए। अगर उससे कम होता है तो आपका रिकैलकुलेट होगा टैक्स लायबिलिटी और ज्यादा डिडक्ट हो जाएगा। अगर उससे आपने ज्यादा 10,000 मानो आपने पहले ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 10,000 रुपया दिया है और 12,000 रुपया का दे रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको उस हिसाब से टैक्स माइनस का एडजस्ट करके आपका कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन आपको देखना है कि आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर और अगर नया कंपनी ज्वाइन करता उस टाइम पे आपने डिक्लेरेशन दिया है और डिक्लेरेशन में ये लिखा है कि आप एचआरए जो रिसीव करते हो उससे आप इतने अमाउंट का जो रेंट आप पे कर रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को, पे करने जा रहे हो अपने लैंडलॉर्ड को। उसके साथ आपके इन्वेस्टमेंट का डिटेल, सारा डिटेल उसी टाइम पे ले लेते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी दे देना। अभी मान लो आप रेंट जो रिसिप्ट है ये जरूरत नहीं है जब आपका जो रेंट है 3,000 पर मंथ से नीचे है। अगर ये 3,000 रुपए एक्सीड नहीं कर रहा है तो, अगर ये एक्सीड कर रहा है तो आपको रेंट रिसिप्ट देना है, अगर ये एक्सीड नहीं कर रहा है तो आप नहीं देना है। आपको क्या है 3,000 पर मंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेंट रिसिप्ट नहीं रखोगे। ठीक है, आपको एम्प्लॉयर को नहीं देना है। ठीक है, वो एक आपको बेनिफिट दिए हैं कि आपको सबमिट नहीं करना है अपने एम्प्लॉयर को। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मांगता है तो आपको रेंट रिसिप्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कि बेहतर है, सबसे बेस्ट है कि आप रेंट रिसिप्ट रखो या फिर आप बैंक से ही ट्रांसफर करो। क्योंकि आपको जब नोटिस आएगा, पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल का फाइल कर लिया और तुरंत आपको पूछने लग गया। 4 साल के बाद पूछेंगे, आपका पास रेंट रिसिप्ट नहीं होगा, तब प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि आप क्या करो, आप ना बैंक से ही ट्रांसफर करो, बैंक का स्टेटमेंट लेके दिखा दो, देखिए हमने रेंट पे किया है। ठीक है, और रेंट एग्रीमेंट जो है आपके पास। ठीक है, अब ये रेंट रिसिप्ट जिसे आप अपने पास रखो, जो आपको जो आईटी डिपार्टमेंट वो मांगेगा तो आपको ये देना है, बैंक ट्रांसफर करो आप। ठीक है, अभी क्या है, जनरली क्या पूछा जाता है कि सर हम इलेक्ट्रिसिटी इतना पे कर रहे हैं, हमारा ओनर हमसे इलेक्ट्रिसिटी 1,000 2,000 जो भी है ले रहा है, और मैं जिस फ्लैट में रह रहा हूँ उसमें मेंटेनेंस चार्जेस के हिसाब से 2,000 3,000, वो सर हम रेंट पे, हाउस रेंट पे क्या इंक्लूड कर सकते हैं एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए? जी नहीं। आंसर है जी नहीं, आप नहीं कर सकते। आप जितने अमाउंट रेंट पे दे रहे हो, आज रेंट पे कर रहे हो, वही आप एग्जेम्पशन कैलकुलेशन करने के लिए लोगे। आपके इलेक्ट्रिसिटी या फिर मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए।
मान लो आप 10,000 रुपए दे रहे हो रेंट, 1,000 इलेक्ट्रिसिटी, 2,000 आपका मेंटेनेंस चार्जेस, क्या आप 13,000 रुपया रेंट दिखाओगे? जी नहीं, आप 10,000 रुपए ही रेंट दिखाओगे। बाकी जो 1,000 इलेक्ट्रिसिटी या फिर 2,000 आप मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हो, वो तो 1,000 2,000 आप क्लेम नहीं कर सकते HR एग्जेम्पशन के लिए। आप 10,000 रुपए लो पर मंथ और उस हिसाब से एग्जेम्पशन कैलकुलेट करो। अगर किसी कारण के वजह से आपने सबमिट नहीं कर पाए आपने एम्प्लॉयर को, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने आपके जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसको एक्सेप्ट नहीं किए, किसी कारण के वजह से अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको HR एग्जेम्पशन नहीं दिया, या फिर आपने डॉक्यूमेंट टाइम में सबमिट नहीं कर पाए, ठीक है, किसी कारण के वजह से अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको HR एग्जेम्पशन नहीं दिया, तो क्या होगा, आपके जो सैलरी पे जो टैक्स कटा होगा वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा काटने लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, आप जब ITR फाइल करोगे, ठीक है, आप जब ITR फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे साल खत्म होने के बाद, तो उस टाइम पे आप खुद से कैलकुलेट करके HR एग्जेम्पशन जो है ले लेना और ITR उस हिसाब से फाइल कर देना। लेकिन इसमें क्या है, आपको डॉक्यूमेंट पूरा रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है इन फ्यूचर, तो आपको सबमिट करना है प्रूफ। तो इसीलिए आपको डॉक्यूमेंट रखो, आप जो बेनिफिट है आराम से अपने ITR में क्लेम कर लो, जो टैक्स एक्स्ट्रा कटा है वो रिफंड आ जाएगा आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आप HRA रिसीव नहीं कर रहे हो, सैलरी में हो लेकिन HRA रिसीव नहीं करते क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं देता है, तो क्या है, आप क्या रेंट जो पे कर रहे हो उस पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जी हाँ, आपका एक सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, एक सेक्शन है 80GG, ये देखिए 80GG क्या कहता है, 80GG कहता है कि आप अगर HRA रिसीव नहीं करते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने HRA रिसीव नहीं किया, बिल्कुल ही रिसीव नहीं किया, लेकिन आपने रेंट पेमेंट किया है, उसके लिए आप 80GG में डिडक्शन क्लेम कर लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ कंडीशंस होता है जो 80GG का, वो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 80GG पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है सेपरेट, वो हम आपको उसका जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, कितने अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हो, वो सारी चीजें हमने उसमें कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप HRA रिसीव करते हो तो आप 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। कुछ केसेस में क्या होता है कि वो जाने अनजाने में या फिर जानबूझ के रिफंड लेने के चक्कर में वो HRA का एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं और साथ में 80GG का डिडक्शन भी उसके साथ ले लेते हैं, ITR फाइल कर देते हैं। तो ठीक है, अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप क्लेम मत करो, अगर आप एलिजिबल हो तो क्लेम करो, क्योंकि बाद में अगर पकड़े गए तो आपको काफी सारे पेनल्टी लग सकता है, ठीक है, काफी सारे प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। तो अगर आप HRA एग्जेम्पशन क्लेम करते हो तो 80GG का डिडक्शन मत लो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप HRA रिसीव नहीं करते हो अपने एम्प्लॉयर से और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप 80GG का डिडक्शन ले लो, क्योंकि आपको HRA एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड को एप्लीकेबल है और रेंटेड अकोमोडेशन में सारा HRA रिसीव नहीं करता है। तो अभी आते हैं इम्पोर्टेंट में, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी इन लोगों ने क्या है, एक नया जो अल्टरनेट टैक्स रिजिम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो एक होता है ओल्ड टैक्स रिजिम जो 1920 का जो रेट था उसी को ही 2021 में एप्लीकेबल है, वो तो उसको बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेट जो था वही एप्लीकेबल होता है, वही एप्लीकेबल है फाइनेंशियल 2021 में। 1920 में जो आपने टैक्स रेट था आपके लिए इंडिविजुअल के लिए, सेम चीज 2021 के लिए भी एप्लीकेबल है, उसको बोलते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम। और एक है नया अल्टरनेट टैक्स रिजिम। तो आपको अब करना पड़ता है कि आप अल्टरनेट में जाना चाहते हो या ओल्ड में जाना चाहते हो। अगर आपने अल्टरनेट टैक्स रिजिम लिया है तो आप HRA एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल नहीं है, आप HRA एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। आप इसको ले सकते हैं ओनली व्हेन आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहे हो। अल्टरनेट टैक्स रिजिम का वही है, आपको एग्जेम्पशन या कुछ डिडक्शन होता है जो कि आप नहीं ले सकते
ठीक है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आप HR एग्जामिशन ले सकते हो। न्यू टैक्स रिजिम जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है 2020-21 से, उसमें आप HR एग्जामिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दिए गए बेल बटन आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। अब मिलते हैं अगले और एक इसी तरीके से नए वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।